हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कई सारे बच्चों का डिमांड था कि और सारे क्वेश्चन कराइए सर मॉडल टेस्ट पेपर की भांति। तो इस पेपर में स्टूडेंट आपको आंसर सहित यहाँ पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाता है प्यारे भाइयों कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ें और हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाए। मतलब त्रैमासिक की बात करें, अर्धवार्षिक की बात करें, प्री बोर्ड की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया हूँ ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आधार पर आसानी से पेपर में आने वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएं। और आज तो ये मान लीजिए पार्ट 2 है स्टूडेंट। मैं आगे चलकर आपको संपूर्ण मतलब चैप्टर के ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है ना, उसमें किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव से किसी भी प्रकार से चूक ना हो, साथ में आपका बेसिक नॉलेज भी कंप्लीट होता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प में चुनकर लिखना है कि अभिक्रिया दर की मात्रक या इकाई, इसे केमिस्ट्री में इकाई कहा जाता है। तो आप लोग इकाई लिख सकते हैं। अभिक्रिया दर की इकाई क्या है स्टूडेंट? 4 ऑप्शन है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड और मोल लीटर सेकेंड। अब देखिए मिलता जुलता आपको दिखेगा, यहाँ पर केवल आपको कंफ्यूजन पैदा किया जाता है कि आप कितना चतुर हैं, कितना चालाक हैं, कितना आपसे बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, चले आगे देखें अगला क्वेश्चन। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम किसने दिया था? ये चैप्टर 4 का स्टूडेंट। डाल्टन ने, गोल्डबर्ग एवं बागे ने, हुंड एवं मुल्कन ने या कि आर्हेनियस ने? आपको राइट आंसर बताना है कि द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गोल्डबर्ग एवं बागे ने। किसने दिया? गोल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता। 4 में से आपको बताना है AgBr, KBr, AgCl, ZnS। इसमें एक ऐसा भी यौगिक है जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। वो कौन सा स्टूडेंट? AgBr। AgBr में साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। तो फ्रैंकल इसमें भी पाया जाता है, Cl है इसमें भी फ्रैंकल दोष पाया जाता है और ZnS इसमें भी फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता? तो KBr में नहीं पाया जाता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, 2, 3 या 4? तो आपको राइट आंसर बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ओके, चलिए। आयरन कोबाल्ट निकिल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? आयरन कोबाल्ट निकिल सभी के सभी धातु हैं। तो प्यारे भाइयों आपको बताना है अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या प्रतिलौह चुंबकीय है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय। आयरन कोबाल्ट, आयरन लोहा ही है स्टूडेंट, इससे साफ आप समझें लौह चुंबकीय। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। राइट आंसर बताना है। पहला, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन व एक ऋणायन की अनुपस्थिति पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कौन सा त्रुटि उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साठ की त्रुटि। चूंकि आपको पता है स्टूडेंट, साठ की त्रुटि में या साठ की दोष में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन निकल करके बाहर चले जाते हैं। ये आपका क्रिस्टल है स्टूडेंट। इस प्रकार से क्रिस्टल बना रहता है और इस क्रिस्टल से क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन निकल करके कहाँ चला जाता है? तो बाहर चला जाता है। तब इस प्रकार के हम दोष को साठ की दोष कहते हैं। क्या स्टूडेंट? साठ की दोष कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साठ की दोष। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो त्रिज्याओं का अनुपात कहलाएगा त्रिज्या अनुपात। R प्लस और R माइनस इन दोनों का रेशियो स्टूडेंट त्रिज्या अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात। आगे चलें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो अणुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाती है? मतलब लगभग कितना समय लगता है तीव्र अभिक्रिया में? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा आपका डाउटफुल होगा। लगभग स्टूडेंट 10⁻⁹ सेकेंड में भी हो जाती है। इससे भी कम समय लगता है, पिको सेकेंड से भी कम समय, 10⁻12 से 10⁻14 के बीच। प्यारे भाइयों बहुत कम समय लगता है तीव्र अभिक्रिया में, नैनो सेकेंड से भी कम। तो ऑप्शन स्टूडेंट नैनो सेकेंड से कम, यानी कम का मतलब ये होता है, यहाँ पे जैसे आपका 10⁻⁹ है तो इससे कम 10⁻⁸ नहीं कहलाएगा, इससे कम कहलाएगा 10⁻10, 10⁻11, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है प्यारे भाइयों इसलिए।
ओके। अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है? राइट आंसर बताना है। अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाता है स्टूडेंट? सक्रियण ऊर्जा। इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और आपको चैप्टर 4 तक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलें प्यारे भाइयों, आगे देखते हैं। सही जोड़ी आपको बनाना है। क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है कि चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पर रजत है, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर कांच है, यहाँ ठोस है। तो इसको आपको है ना सही राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट जो आपका ठोस है ये किस प्रकार का ठोस है? तो ये आणविक ठोस है प्यारे भाइयों, आणविक ठोस। क्या? आणविक ठोस। ठीक है। इसके बाद यदि आपसे कहूं कांच स्टूडेंट, कांच, तो कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। और स्टूडेंट चुंबकीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो चुंबकीय प्रभाव होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और स्टूडेंट जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr की यदि हम बात करें तो AgBr में शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। तो जो AgBr का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का शॉटकी और फ्रैंकल। अब बचा आपका रजत प्यारे भाइयों, तो क्या हो गया? धात्विक क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया? धात्विक क्रिस्टल हो गया। ओके, चलिए इतना क्लियर है। आगे चलें प्यारे भाइयों। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, त्रिज्यानुपात का सूत्र लिखना है। त्रिज्यानुपात का सूत्र, तो प्यारे भाइयों त्रिज्यानुपात का सूत्र होता है धनायन की त्रिज्या यानी R पॉजिटिव अपॉन R माइनस ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात ही कहलाता है स्टूडेंट त्रिज्यानुपात। ओके, क्या कहलाता है? त्रिज्यानुपात। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण। तो आप लिख लो प्यारे भाइयों NaCl और CaCl, और एक और लिखना है तो GnCl2, जिंक क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तीन उदाहरण मैंने बता दिया। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं स्टूडेंट? देहली ऊर्जा आपको बताना है। तो ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है जो कि प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है ना। कुल मिलाकर स्टूडेंट अणु के पास कितनी ऊर्जा है और अणु को कितना दिए, उन दोनों का योग ही देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा आवृत्ति जिससे कम होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, जिसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए टोटल जितना ऊर्जा लगता है उसे हम कहते हैं देहली ऊर्जा। ओके, यानी किसी अणु के पास भी ऊर्जा होगा स्टूडेंट, और उस ऊर्जा को पार करने के मतलब उस ऊर्जा को है ना सक्रियण ऊर्जा में बदलने के लिए कुछ और ऊर्जा दी जाती है। मतलब सक्रिय होने के लिए, किसी अणु को सक्रिय होने के लिए और ऊर्जा दी जाती है, तब वो स्टूडेंट जाकर कहीं ना कहीं अभिक्रिया संपन्न करता है। उन दोनों का योग ही देहली ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? तो प्यारे भाइयों मैंने कहा ना कि सक्रियण ऊर्जा जो होता है, देहली ऊर्जा में यदि हम अणुओं में उपस्थित ऊर्जा को घटा दें तो सक्रियण ऊर्जा निकल कर आ जाता है। मतलब स्टूडेंट सक्रियण ऊर्जा यदि आप निकालना चाहें तो यहां पर लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा। क्या? सक्रियण ऊर्जा प्यारे भाइयों। इसके बाद बराबर करेंगे देहली ऊर्जा। क्या? देहली ऊर्जा। और इसके बाद माइनस करेंगे अणुओं के पास ऊर्जा। किसके पास? अणुओं के पास ऊर्जा। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उतना अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग लिख लें कि जो देहली ऊर्जा होता है स्टूडेंट वो सक्रियण ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा का योग होता है। यहाँ पर सब लिख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा इक्वल देहली ऊर्जा माइनस अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा। ओके, लवण सेतु क्या है स्टूडेंट? तो आपको पता होगा कि लवण सेतु क्या होता है। एक यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है जिसमें स्टूडेंट अगर अगर की जेली साइड पर भरा रहता है और यहाँ पर आयन के रूप में KCl का विलयन भर दिया जाता है। ये KCl जो होता है केवल स्टूडेंट परिपथ को पूर्ण करता है, ना कि अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे किसी भी मान लो विलयन में H2SO4 लिए, SO4 की मात्रा यदि ज्यादा हो गई तो यहाँ पर पोटेशियम जाकर के उसकी मात्रा को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है? परिपथ को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार के आज की इस मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का राय का इंतजार रहता है। आपको भी जो भी आपको है ना जरूरत है स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, शिव कोचिंग क्लासेस ऐप उसे डाउनलोड कर लें। आगामी समय में आपको वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल भी ऐसे आपको टेस्ट फॉर्म के रूप में स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली हैं। तो अभी जाइए शिव कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप नोट्स, यदि नोट्स लेना चाहते हैं किस प्रकार से प्राप्त करें तो 96 85 29
9149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स के बारे में पूरा विधिवत जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।